नमस्कार दोस्तों। आज मैं राजनीति शास्त्र से लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग के दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु अधिकृत है? तो ऑप्शन ए है मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी, बी है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी है प्रमुख समाज सेवी व्यक्ति और डी है पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा यथा संशोधित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे कोई व्यक्ति ही राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? ए है राष्ट्रपति, बी है राज्यपाल, सी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यपाल। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22 के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा यह नियुक्तियाँ एक समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं तथा सदस्यों के रूप में विधानसभा अध्यक्ष, राज्य गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष का नेता शामिल होते हैं। परंतु जहां किसी राज्य में विधान परिषद है वहां उस परिषद का सभापति और उस परिषद के विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ ए है मुख्यमंत्री, बी है विधानसभा का अध्यक्ष, सी है गृह मंत्रालय के प्रभारी और डी है राज्यपाल। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? तो ए है राज्यपाल, बी है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी है भारतीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और डी है राष्ट्रपति। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22(1) के तृतीय परंतु के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न है, राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? तो ए है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी है राष्ट्रपति, सी है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और डी है राज्यपाल। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा राज्यपाल। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 25 के अनुसार राज्य आयोग यानी राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की मृत्यु, पद त्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में राज्यपाल अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम डैश वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा है। तो ए है 5, बी है 6, सी है 10 और डी है 7। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा 7 वर्ष तक। ठीक है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 31 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसी अधिवक्ता को
जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजन के रूप में नियुक्त करेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है। ए है आपराधिक न्यायालय, बी है सिविल न्यायालय, सी है रेवेन्यू न्यायालय और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, सिविल न्यायालय। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13(4) के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा जो है 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाता है। साथ ही 1993 के अधिनियम की धारा 13(5) के तहत मानव अधिकार आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाता है और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर यह है स्वयं जांच करेगा, बी है जांच करने हेतु संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर सकेगा, सी है केंद्रीय सरकार को से रिपोर्ट मांग सकेगा और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ए है मानव अधिकार आयोग, बी है राज्य का वित्त आयोग, सी है लोकसभा का सचिवालय और डी है केंद्र का वित्त आयोग। तो क्या होगा उत्तर इसका? मानव अधिकार आयोग संविधानेतर संस्था है जिसका गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा किया गया है। अन्य तीनों संस्थाओं का उल्लेख संविधान में है। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 एवं 243 म, संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98, केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 एवं 281। तो इस प्रकार हम देखते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? तो ए है पिछड़ी जाति आयोग, बी है वित्त आयोग, सी है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, डी है निर्वाचन आयोग। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक संविधानेतर निकाय है जबकि अन्य तीनों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है अनुच्छेद 338 तथा पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषक के लिए आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 340, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 एवं निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 संवैधानिक निकाय है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ कहा है अंतर राज्य परिषद 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, सी है केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 और डी है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है 1954, ये सम्मिलित नहीं है। अंतर्राज्य परिषद जो है 1990 में, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष हैं? तो ए है M.N. वेंकटचलैया और बी है R.S. सरकारिया और सी है कृष्ण अय्यर और डी है फातिमा बीबी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा M.N. वेंकटचलैया। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह था ए जम्मू कश्मीर के प्रतिरूप पंजाब को अधिक स्वायत्तता, बी है भारत के लिए राष्ट्रपतिमूलक शासन की उपयुक्तता और सी है मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों की अग्रता, डी है प्रशासनिक सुधार। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, मूल अधिकारों की तुलना में
निदेशक तत्वों को अग्रता। 1976 में कांग्रेस ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसे तत्समय संविधान संशोधन समिति के नाम से जाना गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसी समिति की सिफारिशों का परिणाम है। इसने भारत के लिए राष्ट्रपतीय प्रणाली पर विचार करते हुए इसे अनुपयुक्त बताया था। तथापि इसने मुख्य रूप से जिस प्रश्न पर विचार किया वह था मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों की अग्रता। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? ए है गोरवाला प्रतिवेदन, बी है कृपलानी समिति, सी है संस्थानम समिति और डी है भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, संस्थानम समिति। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संस्थानम समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार ने फरवरी 1964 में की। राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किए जाने के फलस्वरूप केंद्रीय सतर्कता आयोग को 25 अगस्त 1998 से संवैधानिक दर्जा देकर एक बहुसदस्यीय आयोग बना दिया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम वर्ष 2003 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, जिसके तहत इसमें अध्यक्ष के ऊपर रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के साथ 2 से अधिक सतर्कता आयुक्त सदस्य होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो ए है अनुच्छेद 268, बी है अनुच्छेद 280, सी है अनुच्छेद 276 और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ दिया है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, सी है भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, डी है प्रवर्तक निदेशालय 2000। तो क्या होगा उत्तर इसका? तो देखिए, केंद्रीय अन्वेषक ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1963 में तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी, जबकि भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में निर्मित हुआ था और प्रवर्तक निदेशालय की स्थापना वर्ष जो है 1956 में हुई थी। अतः इसमें जो है सी और डी जो है कथन गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों के अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है, जो गठित करने वाले थे, यह इंदिरा गांधी, बी है मोरारजी देसाई, सी है राजीव गांधी, डी है विश्वनाथ प्रताप। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। मंडल आयोग यानी पिछड़ा वर्ग आयोग वर्ष 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के प्रावधान के तहत गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष विंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। इस आयोग में 4 अन्य सदस्य थे, दीवान मोहन लाल, R भोले, दीनबंधु साहू और के सुब्रमण्यम। तो इनमें से दीनबंधु साहू के नवंबर 1979 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के कारण उनके स्थान पर LR नाइक को सदस्य नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? ए है 1990, बी है 1983, सी है 1980 और डी है 1977। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 1980। अगला प्रश्न है, वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है। तो यहाँ भूमि निर्वर्सन, बंधुआ मजदूरी, सी है ऋणग्रस्तता और डी है धार्मिक कारण। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, धार्मिक कारण। वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार के कारणों में शामिल है भूमि निर्वर्सन, बंधुआ मजदूरी और ऋणग्रस्तता, जबकि धार्मिक कारण इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत
संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। यह है अनुच्छेद 315, बी है अनुच्छेद 323 और सी है अनुच्छेद 215, डी है अनुच्छेद 226। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा अनुच्छेद 315। संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। साथ ही 2 या अधिक राज्यों के परस्पर करार और उन राज्यों के विधान मंडलों के इस आशय का संकल्प पारित करने पर संसद विधि द्वारा उन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग हेतु उपबंध कर सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है? तो ये है राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, बी है इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, सी है इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं और डी है यह राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत संघ एवं राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी अपनी सेवाओं में नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करे। भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग अपने अपने कार्यों के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए जो है हमारे चैनल को शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप जो है अपना बेहतर तैयारी कर सकें। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।